ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। अपूर्ण, अनिश्चित या भ्रष्ट परंपराओं का इसलिए अनुसरण करना कि हम फैसले की गलतियों से बच जाएं, केवल एक खतरे को दूसरे से परिवर्तित करना, ये हेवटले ने कहा था। जिंदगियां लीलते सड़क हादसे, आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से सड़क हादसे हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उनकी बातें की जा रही हैं। तो आप देखेंगे कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया था कि देश में रोजाना 1264 से अधिक सड़क हादसे होते हैं। कितने? 1264। इन हादसों में हर दिन 462 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। ये जब आप लोग कहीं कुछ लिख रहे हैं तो इन आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ इस तरह के टॉपिक पर कुछ लिखावट कर रहे हैं आप लोग। इसमें ज़्यादातर लोग 25 से 35 वर्ष के होते हैं। मंत्रालय ने बताया कि तमिलनाडु में सबसे अधिक सड़क हादसे हुए हैं और इसके बाद मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान में सबसे अधिक सड़क हादसे हुए। हर वर्ष 1.7 लाख से अधिक लोगों की मौत ऐसी दुर्घटनाओं में हो जाती हैं। यह पूरी दुनिया में होने वाली कुल मौतों का करीब 15% से अधिक है। मंत्रालय की ओर से यह आंकड़ा वर्ष 2024 तक देश भर में हुए सड़क हादसों और उसमें जान गंवाने वालों के आधार पर बनाया गया है। असल में भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं तेज रफ्तार, लापरवाही या फिर जागरूकता की कमी के कारण होती है। ऐसे में जीवन रक्षा के लिए सड़क सुरक्षा शिक्षा आवश्यक है। सड़क सुरक्षा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की जारी रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं के कारण सालाना लगभग 10,19,000 लोगों की मौत होती है और 2 करोड़ से 5 करोड़ लोग गैर घातक चोट से प्रभावित होते हैं। सड़क यातायात से होने वाली मौत में आधे से ज्यादा लोग पैदल यात्री, साइकिल चालक, मोटरसाइकिल चालक और उनके सहयात्री होते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सड़क यातायात के दौरान लगने वाली चोटों की दर ज्यादा है, जिनमें से 92% मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और आप खुद सोच के देख लीजिए हम लोग कितने जागरूक हैं। हम लोग हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि वो चालान ना कट जाए। अगर पुलिस रोके ना तो हम कभी हेलमेट ही उपयोग ना करें, हमें अपनी जान की परवाह नहीं रहती है। इसी तरह आप देखिए सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं कि वो किस लिए? हादसा से बचे, इसलिए नहीं। हम लोग इसलिए लगाते हैं कि कहीं चालान ना कट जाए हमारा। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने महान हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 1.33 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और वहीं 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.55 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। सबसे अधिक मौत दोपहिया वाहनों 44.5% के कारण हुई है। कुल मौतों में से आधे से अधिक तेज गति से वाहन चलाने के कारण, और जो खासकर आप देखिए बच्चे हैं, युवा हैं, जो उम्र उनकी बढ़ रही, युवा हो रहे हैं, उनकी गाड़ी चलाने की रफ्तार देखिए आप लोग। खतरनाक और लापरवाही से गाड़ी चलाना लोगों की मृत्यु का प्रमुख कारण रहा है। रपट के अनुसार वर्ष 2022 में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई। अधिकांश हादसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1,51,997 पर हुए। रपट बताती है कि पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या 11.9% है, हताहतों की संख्या 9.4% और घायलों की संख्या में 15.3% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में बड़ी संख्या में 18 से 25 साल की आयु वर्ग के युवा हैं। साल 2023 में जान गंवाने वालों में 18 से 25 वर्ष की उम्र के 2,780 युवा थे। इसी तरह बिना हेलमेट बने हादसा होने पर मौत की दर 32% है, जबकि 17% गंभीर रूप से घायल हुए। हादसों में जान गंवाने वाले 16% पैदल चलने वाले लोग थे, जबकि 40% दोपहिया वाहन सवार मारे गए थे। और इसी तरह जान गंवाने वालों में 18% कार टैक्सी सवार लोगों की है। हादसे में 35% मौतें राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई हैं। और आप देखेंगे कि इस परिप्रेक्ष्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले सामाजिक आर्थिक नुकसान पर भी विचार करने की जरूरत है। हादसों के कारण लोगों होने वाली वित्तीय नुकसान और उसके सामाजिक नुकसान पर कम ही विचार किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य सेवा पर खर्च, दुर्घटना में घायल लोगों की उत्पादकता में कमी, पुनर्वास तथा परिवार के सदस्यों को होने वाली परेशानियां शामिल हैं। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सड़क दुर्घटनाएं न केवल व्यक्तिगत रूप से दुखद हैं बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह है। सड़कों को सुरक्षित बनाना, वाहन चालकों को प्रशिक्षण देना, यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने जैसे प्रावधान कर इसकी भरपाई की जा सकती है। इस सुझाव बताया जा रहे हैं, देख रहे हैं।
सड़क दुर्घटनाएं पीड़ित परिवारों के लिए मुश्किलें लेकर आती है और ये आय में कमी, जीवन स्तर में गिरावट, मानसिक तनाव पैदा कर सकती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत या फिर चोट से परिवार के कमाऊ सदस्य की आय बंद हो जाती है और इससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। गंभीर चोटों के इलाज में भारी खर्च आता है और जिससे परिवार कर्ज में डूब जाता है। दुर्घटना के कारण परिवार को अपने घर या फिर व्यवसाय को खोना पड़ सकता है और दुर्घटना के बाद परिवार के सदस्यों के बीच सामाजिक जुड़ाव में कमी आती है। दुर्घटना से पीड़ित परिवार सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस करता है। दुर्घटना के कारण परिवार के सदस्यों को अपनी शिक्षा या फिर व्यवसाय को बीच में ही छोड़ना पड़ता है और इससे उनके भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सड़क दुर्घटनाएं परिवार के सदस्यों में मनोवैज्ञानिक आघात और तनाव पैदा कर सकती है। अपनों को खोने का परिवार के सदस्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है जिससे वे दुख और निराशा में डूब जाते हैं। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हर साल बड़ी संख्या में होने वाले सड़क हादसों के प्रमुख कारण खराब सड़कें और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता की कमी है। इसके अलावा सही समय पर घायलों को अस्पताल नहीं पहुंचा पाना भी मौत के आंकड़े में बढ़ोतरी का बड़ा कारण है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकारी प्रयासों के धरातल पर परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए जागरूकता के प्रयासों में तेजी लाने की दरकार है। बड़े हादसे ग्रामीण सड़कों और ग्रामीण इलाकों से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर ज्यादा सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि हेलमेट की उचित गुणवत्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है। शहरी इलाकों में थोड़ी बहुत जागरूकता होती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कम होता है। जागरूकता के साथ चिकित्सा सुविधाओं पर ध्यान देने की भी जरूरत है और यही सब तो लिखना होता है आप लोगों को, समझ रहे हैं आप लोग। विशेषज्ञ सड़क हादसों से बचने के लिए 10 अहम सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि जब आप यह जान सकते हैं कि क्या करना है तो दुर्घटना को रोकना आसान हो जाता है। उनका पहला सुझाव है कि वाहन चलाने का सही दृष्टिकोण विकसित करें। दूसरा, जितना संभव हो सके निगरानी में ड्राइविंग का अभ्यास करें। तीसरा, हमेशा सुरक्षा बेल्ट पहनें। चौथा, वाहन चलाने के दौरान शराब पीने और नशीली दवाओं के सेवन करने से बचें। पांचवा, यात्रियों की संख्या सीमित रखें। छठा, रात में गाड़ी चलाने की सीमा तय करें। सातवां, धीमी और सुरक्षित गाड़ी चलाएं। आठवां, खराब मौसम में गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण लें। नौवां, गाड़ी किनारे रोक कर ही मोबाइल पर बात करें। आखिरी सुझाव है हर परिस्थिति में सुरक्षित वाहन चलाएं और इस तरह यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के साथ जिंदगियों को सड़क हादसे में गंवाने से बचाया जा सकता है। ये सब ध्यान रखा करिएगा, समझे आप लोग। यही सुझाव लिख देना है आप लोगों को। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बताइए। यादों का समीकरण। तो सुखद और दुखद यादों का मन पर प्रभाव एक गहन और जटिल विषय है जो मानव मनोविज्ञान, भावनाओं और जीवन के अनुभव के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। यादें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं जो न केवल हमारे अतीत को संजोती हैं बल्कि हमारे वर्तमान भविष्य को भी आकार देती हैं। यादों का प्रभाव हमारे व्यवहार, सोच और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ता है। यादें हमारे मस्तिष्क में एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से संगीत होती हैं जो भावनाओं के साथ गहराई से जुड़ी होती हैं। सुखद यादें जैसे बचपन की मासूम हंसी, किसी प्रियजन के साथ बिताए फल या फिर कोई उपलब्धि का क्षण मन को आनंद, संतुष्टि प्रदान करते हैं। ये यादें हमें प्रेरणा देती हैं और जीवन में सकारात्मकता का संचार करती हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो सुखद यादें हमें आशा और आत्मविश्वास से भरती हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने करियर में असफलता का सामना कर रहा हो, वह अपनी पिछली सफलताओं को यादों से प्रेरित होकर फिर प्रयास कर सकता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार सुखद यादें मस्तिष्क में डोपामाइन जैसे रसायनों का स्राव बढ़ाती हैं जो हमें खुशी और उत्साह का अनुभव कराते हैं। इस प्रकार सुखद यादें न केवल हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर करती हैं बल्कि तनाव और चिंता को कम करने में भी सहायक होती हैं। दूसरी ओर दुखद यादें हमारे मन पर एक अलग तरह का प्रभाव डालती हैं। किसी प्रियजन की हानि, असफलता या फिर किसी दर्दनाक घटना की यादें हमें उदास, चिंतित या फिर भयभीत कर सकती हैं। ये यादें कभी कभी इतनी प्रबल होती हैं कि वे हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगती हैं। मसलन किसी व्यक्ति को बार बार अपने जीवन के किसी दुखद घटना की याद आना उसे अवसाद या फिर तनाव की स्थिति में ले जा सकता है। मनोविज्ञान में इसी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में भी जाना जाता है, जहां दुखद यादें व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालती हैं। हालांकि दुखद यादें हमेशा नकारात्मक नहीं होती हैं। कई बार ये हमें जीवन के कठिन सबक सिखाती हैं, हमें अधिक मजबूत भी बनाती हैं। सुखद और दुखद यादों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। सुखद यादें हमें दूसरों के साथ जोड़ने और सामाजिक बंधन को मजबूत करने में मदद करती हैं। परिवार या फिर दोस्तों के साथ बिताए गए खुशी के पल हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं और सामाजिक एकता को बढ़ाते हैं।
त्योहारों या फिर पारिवारिक समारोहों की यादें हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं से जोड़े रखती हैं। इसके विपरीत दुखद यादें कभी कभी हमें, आप देखते हैं कि क्या, हमें दूसरों से अलग कर सकती हैं। मसलन किसी व्यक्ति में अपने किसी दुखद अनुभव के कारण सामाजिक मेलजोल से दूरी बनाए रखने की प्रवृत्ति हो सकती है। हालांकि कई बार दुखद यादें हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा विकसित करने में मदद करती हैं। जो लोग स्वयं दुख का अनुभव कर चुके हैं वे दूसरों के दुख को बेहतर समझ पाते हैं और उनकी सहायता के लिए प्रेरित होते हैं। और सुखद यादें हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपने पिछले अनुभवों से यह विश्वास हो कि वह कठिन परिस्थितियों से उभर सकता है, तो वह भविष्य में जोखिम लेने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार होगा। दूसरी ओर आप देखिए, दुखद यादें हमें सतर्क और सावधान करती हैं। ये हमें उन गलतियों से बचने के लिए प्रेरित करती हैं जो हमने अतीत में की थी। हालांकि अगर दुखद यादें अत्यधिक प्रभावी हो जाएं तो वे हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जा सकती हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। यादों का का प्रभाव समय के साथ बदलता रहता है। सुखद यादें समय के साथ और अधिक सुंदर और मूल्यवान लगने लगती हैं, जबकि दुखद यादों का असर धीरे धीरे कम हो सकता है। मनोवैज्ञानिक इसे फेडिंग इफेक्ट वॉयस कहते हैं, जहां नकारात्मक भावनाएं समय के साथ कमजोर पड़ जाती हैं और सकारात्मक भावनाएं अधिक मजबूत हो जाती हैं। यह प्रक्रिया हमें जीवन में आगे बढ़ने और सुखद अनुभव से उबरने में मदद करती हैं। कुछ दुखद यादें इतनी गहरी होती हैं कि लंबे समय तक हमारे मन पर प्रभाव डालती रहती हैं। ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिक उपचार जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यादों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं। सुखद और दुखद यादों का संतुलन हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम केवल दुखद यादों पर ध्यान केंद्रित करें तो हम जीवन की वास्तविकताओं से अनजान रह सकते हैं। वहीं अगर हम दुखद यादों में, आप देखते हैं कि डूबे रहें, तो हमारा जीवन नकारात्मकता से भर सकता है। इसलिए दोनों प्रकार की यादों को स्वीकार करना, उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। ध्यान, योग, लेखन हमें अपनी यादों को संतुलित करने और उनके प्रभावों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद कर सकता है। अपनी यादों को डायरी में लिखने से हमें उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उससे निपटने के लिए रणनीतियाँ बना सकते हैं। सुखद यादें हमें खुशी, प्रेरणा और सामाजिक जुड़ाव पैदा करते हैं, जबकि दुखद यादें सबक, सहानुभूति और लचीलापन सिखाती हैं। दोनों का प्रभाव हमारे मन पर गहरा होता है और इन्हें संतुलित करना हमारे भावनात्मक मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यादों को स्वीकार करना, उनसे सीखना, उन्हें सकारात्मक दिशा में उपयोग करना हमें एक पूर्ण और अपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। क्षमा अस्वीकार, ये राजनेताओं में यह प्रवृत्ति पिछले कुछ समय से काफी तेजी से पनपी है कि वे सार्वजनिक मंचों से अशोभन, अमर्यादित, भड़काऊ बयान देना अपनी शान समझने लगे हैं और उन्हें लगता है कि हम अपने आकाओं को खुश करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं इस तरह के जानबूझकर बयान देते हैं। और मैं कहता हूं कि नेताओं से नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके नेता कुछ कर देंगे, कुछ नहीं करने वाले, उनकी भाषा बड़ी बेकार ही रहती है, वो अपना देखते हैं। नेता, समझ रहे हैं आप लोग? अब वो नेता चले गए जो आपके बारे में सोचते थे, अब अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। अगर उन पर आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो अक्सर वे उस टाल मटोल का रुख अख्तियार करते हैं। ज़्यादा दबाव बनता है तो यह कहते हुए वे क्षमा मांग लेते हैं कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वे अपनी बात वापस लेते हैं। मगर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती के बाद शायद राजनेताओं को कुछ सबक मिले। सर्वोच्च न्यायालय ने कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जैसी भद्दी टिप्पणी की, उसे लेकर स्वाभाविक ही लोगों में रोष पैदा हुआ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने उस पर भी टालमटोल का रवैया अख्तियार किया, जैसा रसूखदार लोगों के मामले में वह अक्सर करती है। तब उच्च न्यायालय ने दोबारा सख्त प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। फिर मंत्री महोदय ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष क्षमा याचना की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट कर दिया कि आपके कृत्य क्षमा योग्य नहीं है। इस मामले की जांच के लिए बाहरी राज्य के 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक विशेष कार्यबल गठित करने का आदेश दिया गया, जिसमें एक महिला अधिकारी भी होगी। न्यायालय ने इस जांच पर नजदीक से नजर रखेगा। सर्वोच्च न्यायालय के इस रुख से जाहिर है कि मंत्री के खिलाफ कड़ा फैसला आ सकता है।
किसी निष्ठावान सैन्य अधिकारी का संबंध आतंकवादियों से जोड़ना न केवल उसका अपमान बल्कि पूरी सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करना कहा जा सकता है। और आप सोच सकते हैं कि देखिए, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सरकार की तरफ से मंत्री जी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और एफआईआर करने में भी बड़ी कोताही बरती गई। आप समझ रहे हैं? तो नेता, मतलब आप सोचिए कि सर्वोच्च नेता आपके कितने महान होते हैं, पार्टियां कितनी महान होती हैं, वो समझ सकते हैं आप लोग। इस पर स्वाभाविक ही पूरे देश में रोष जाहिर हुआ, मगर विचित्र है कि विजय शाह के बयान के बचाव में भी कुछ लोग उतर आए हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर अभी खामोश है और इसे विपक्षी दलों को बैठे बिठाए निशाना साधने का मौका मिल गया। कहा जाता है कि ये, आप देखते हैं कि अपनी जाति में बड़े पॉपुलर है, इनका वोट बैंक है, इसलिए आप देखते हैं कि उनके अपनी पार्टी भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब तो राजग के कुछ सहयोगी भी इस मामले की कड़ी निंदा करने लगे। कुछ मामले व्यक्तिगत नहीं होते हैं जिन पर पार्टी चुप्पी साध सके। अनेक मामलों में देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ा नेता इस तरह अपने किसी बयान के कारण विवादों में घिरता है तो पार्टी उससे अपने को अलग कर लेती है, मगर विजय शाह के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता। वे एक राज्य सरकार में जिम्मेदार मंत्री का पद का निर्वाह कर रहे हैं। अगर विजय शाह के खिलाफ अदालत कोई कड़ा कदम उठाती है तो इससे पार्टी की किरकिरी और बढ़ेगी और बढ़ ही रही है। इस तरह के बयान देने वाले नेताओं को संरक्षण देकर आखिर पार्टियों की साख पर ही धब्बा लगता है। अपने नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दायित्व होता है। फिर सवाल मध्य प्रदेश सरकार पर भी उठे रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री किन दबाव में एक विवादित नेता को मंत्री पद पर बरकरार रखे हुए? किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह अच्छी बात नहीं मानी जाती है और उसके किसी नेता को अनुशासित करने के लिए अदालत को कम कदम उठाने पड़े। इतना कुछ हो जाने के बाद विजय शाह को खुद भी शायद इस बात का एहसास नहीं हो पाया कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर अपने और पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। शिवराज सिंह चौहान जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी बीवी पर, उनकी पत्नी पर इन्होंने टिप्पणी की थी, इन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। और आप सोचिए, हमारी सेना पर टिप्पणी कर रहे हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो समझ सकते हैं कि कितना सीरियस रहते हैं हमारे नेता, पार्टियां। जासूसी का जाल। भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एक महिला समेत कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद वहां की खुफिया एजेंसी के भारत में जाल को लेकर चर्चा तेज हो गई। पाकिस्तान की करतूतें किसी से छिपी नहीं है। आतंकियों को पालने और सीमा पार पर तनाव बढ़ाने के साथ एक के बाद एक वह साजिश रचता रहा है और इसमें वह भारतीय नागरिकों को बहला फुसलाकर या किसी तरह का फंसाकर खुफिया जानकारी जुटाने का प्रयास करता रहा है। देखिए, ये आप देखिए, पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चलाया गया विशेष अभियान के तहत जिस तरह एक के बाद एक पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और उससे स्पष्ट है कि उसका संजाल काफी फैला हुआ है। पर सवाल यह भी उठता है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की जो सजगता अब दिखाई दे रही है वह पहले क्यों नहीं थी। और हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को दुश्मन देश की खुफिया एजेंसियां अपने संपर्क के तौर पर काफी समय से तैयार कर रही थी। हैरानी है कि इसकी भनक भारतीय एजेंसियों को इतनी देर से क्यों लगी। इसके अलावा कई भारतीयों का आईएसआई के संपर्क में आना गंभीर खतरे की ओर इशारा करता है। एनआईए ने कैथल में एक पाक जासूस को पकड़ा जो पंजाब पुलिस से सैन्य जानकारी साझा कर रहे गुरुदासपुर के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब तो जासूसी की जांच उत्तर प्रदेश के रामपुर तक जा पहुंची। ऐसा लगता है कि पहलगांव आतंकी हमले के पहले से पाकिस्तान भारत में जासूसों का जाल बना रहा था। अगर वह ऐसा कर रहा था तो इस कड़ी को पकड़ने में चूक कैसे हुई? अगर यह दावा किया जा रहा है कि आतंकी हमले से पहले ज्योति मल्होत्रा पहलगांव गई थी तो यह निश्चित रूप से गंभीर मामला है और इसकी तह में जाने की जरूरत है। कुछ जासूसों का राजनीतिक संपर्क भी देखा गया। डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक की गिरफ्तारी को लोग आज भी नहीं भूलते हैं। 1958 में हुई थी डीआरडीओ की स्थापना दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तब उसकी राजनीतिक गतिविधियों पर सवाल भी उठा था। जासूसों को वीजा कौन कैसे दिलवाता है, इसकी जांच भी होनी ही चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। ये बांग्लादेश में गहरा राजनीतिक संकट जो चल रहा है उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर पिछले सप्ताह प्रतिबंध लगा दिया है। अंतरिम सरकार की एक बैठक में आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। आवामी लीग की छात्र इकाई यानी छात्र आवामी लीग पिछले साल की ही प्रतिबंध लग चुका है। ऐसे में बांग्लादेश की राजनीति पर लंबे समय से नजर रखने वाले कई जानकार इसे राजनीतिक संकट की तरह देखते हैं। ये कहा जा रहा है कि देश भर में और खासतौर पर ढाका में लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बाद अंतरिम सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है
और अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने कैबिनेट की बैठक के बाद जो बयान दिया उसमें कहा गया कि ये प्रतिबंध तक रहेगा जब तक कि आवामी लीग का मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल अधिनियम के तहत खत्म नहीं हो जाता। आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग का समर्थन जमात इस्लामी, हिफाजत ए इस्लाम और नेशनल सिटीजन पार्टी जैसे दल लंबे समय से कर रहे थे। बीएनपी इस प्रतिबंध के पक्ष में नहीं है। विशेषज्ञों ने कहा कि वैसे खुद खालिदा जिया की पार्टी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस प्रतिबंध के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि आवामी लीग बांग्लादेश के चुनाव आयोग में एक पंजीकृत दल है, लेकिन विरोध प्रदर्शन की वजह से उसने इस संबंध में टिप्पणी नहीं की थी। हालांकि जानकारों का मानना है कि इसके पीछे की वजह से ये हो सकती है कि खुद बीएनपी की भी चाहती है कि देश में जल्द से जल्द लोकतंत्र की बहाली हो जाए और चुनाव घोषित कर दिए जाए। और आप देखिए, बांग्लादेश के कई सामाजिक संगठनों ने नाम ना उजागर करने की शर्त पर बताया कि जिस तरह प्रतिबंध लगाया गया, जो घोषणा अंतरिम सरकार ने की, उससे सभी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि इस तरह से ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी प्रतिबंध की बात है। भारत ने जताई चिंता। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह चिंता का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश में आने वाले चुनाव में सभी दलों की भागीदारी होनी चाहिए। किसी भी दल को इसमें भाग लेने से रोकना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जायसवाल ने कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश में लोकतांत्रिक आज़ादी, सिक्योरिटी, राजनीतिक जगह को लेकर चिंतित है। हम चाहते हैं कि चुनाव स्वतंत्र, भयमुक्त हो और जिसमें सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी हो। और इस मुद्दे पर भारत के बयान पर बांग्लादेश की भी प्रतिक्रिया सामने आई। अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीक उल इस्लाम ने कहा, आवामी लीग के कार्यकाल में स्वतंत्र राजनीतिक सोच को निचोड़कर उसे बिल्कुल सीमित कर दिया गया। आवामी लीग ने देश की संप्रभुता के साथ ही भी समझौता कर लिया। उन्होंने कहा कि आवामी लीग के कार्यकाल में आम लोगों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर ढाए गए जुल्म की यादें लोगों के दिमाग में अब भी बनी हुई है। देश की अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था। चुनाव हमारे देश का अंतरिम मामला है, इस पर किसी दूसरे देश को बोलने की जरूरत नहीं है। ये आप देखिए, बांग्लादेश की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आज़ाद हुआ था ये। एक तिहाई भारतीय 2050 तक होंगे मोटापे से पीड़ित। देख रहे हैं, मोटापा भारत में सर्वाधिक ध्यान दिए जाने वाले और कम पता चलने वाले स्वास्थ्य संकटों में से एक के रूप में उभरा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि इसने अब आबादी में फैलने वाली एक खामोश सुनामी का रूप ले लिया। द लेसेंट में विकासित एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि 2050 तक लगभग एक तिहाई भारतीय या लगभग 44.9 करोड़ लोग मोटापे से पीड़ित होंगे, और जिसमें अनुमानित रूप से 21.8 करोड़ पुरुष और 23.1 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि मोटापे का सीधा संबंध टाइप 2 मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियों, फैटी लीवर, हार्मोन के विकारों, संतान पैदा करने में सक्षम ना होना और यहां तक कि कुछ कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ने से है। भारत में मधुमेह पीड़ित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, जो अनुमानित 10.1 करोड़ से अधिक है। उन्होंने कहा कि इन बीमारियों का निदान कम उम्र में ही किया जा रहा है। एम्स के मेडिसिन विभाग में अतिरिक्त प्रोफेसर नीरज निश्चल ने कहा कि 20 से 30 उम्र के लोगों में गैर संचारी रोगों में खतरनाक वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण शरीर का वजन बढ़ना। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दिल्ली में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और हेपेटोलॉजी विभाग के निदेशक और एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और डीन डॉक्टर राजेश उपाध्याय ने कहा कि मोटापे की महामारी का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो यह देश की स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक उत्पादकता पर असहनीय बोझ डालेगी। उन्होंने कहा कि मोटापा अब व्यक्तिगत पसंद नहीं रह गया, आज यह देश में सबसे बड़ी चिकित्सा जोखिम कारकों में से एक बन गया है। उपाध्याय ने कहा, मोटापा कोई दिखावटी समस्या नहीं और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। यह एक निदानिक प्रणालीगत चिंता और फैटी लीवर, मधुमेह, जठरांत और संबंधी जटिलताओं और हृदय रोग जैसी बीमारियों में वृद्धि का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि अपने चिकित्सीय परामर्श में मैं हर दिन इसके परिणाम देखता हूं। इस संबंध में हमें जागरूकता अभियानों से आगे बढ़कर स्कूलों, कार्यालयों, अस्पतालों और यहां तक कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में गहन निवारक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।
सर गंगाराम अस्पताल में आंतरिक चिकित्सा के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर मोहसिन बली ने कहा कि यह संकट आबादी में खामोशी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत की खामोशी सुनामी है, यह दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका असर अस्पताल में भर्ती होने वाले लंबी बीमारियों में वृद्धि और कम उम्र में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के होने से स्पष्ट है। हमें इसे राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में देखना चाहिए। रोकथाम संस्थागत स्तर पर शुरू होनी चाहिए। हम स्कूल और अस्पतालों की कैंटीन में क्या परोसते हैं, हम युवा चिकित्सकों को क्या सिखाते हैं और जोखिम की जांच कैसे करते हैं, इन सभी में बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने खान पान को सही नहीं करेंगे तब तक हम मोटापे से लड़ नहीं सकते हैं। शुद्ध और संतुलित भोजन से भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आजकल खान पीन देख लीजिए किस तरह से बदल रहा है, ये भी एक चिंता का कारण है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये ट्रंप का दूसरे कार्यकाल का पहला दौरा, खाड़ी देशों की यात्रा की क्या मायने हैं कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा कहां करेंगी? यह बड़ा निर्णय होता है और इसे अक्सर उसकी विदेश नीति प्राथमिकताओं का संकेत माना जाता है। अपने दोनों कार्यकाल में ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपतियों के पहले कनाडा, मैक्सिको, यूरोप का दौरा करने की परंपरा को तोड़ा है। ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान सऊदी अरब की अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा की थी। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने 13 से 16 मई के बीच फिर से खाड़ी देशों का दौरा किया। आर्थिक लाभ पहुंचाने की क्षमता, खाड़ी मामलों के विशेषज्ञ ओमानी शोधकर था प्रोफेसर अब्दुल बाबूद के अनुसार ट्रंप खाड़ी नेताओं के साथ मजबूत संबंध बनाने को अहमियत देते हैं क्योंकि उनका क्षेत्रीय वैश्विक प्रभाव है। अमेरिका में बड़े निवेश करने और महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक लाभ पहुंचाने की उनकी क्षमता है। जब ट्रंप ने मार्च में अपनी यात्रा की योजना की घोषणा की तो उन्होंने साफ किया था कि धनी अरब देशों के साथ आर्थिक समझौते करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इन देशों की यात्रा का फैसला इसलिए लिया क्योंकि इन देशों ने अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब और मध्य पूर्व की अन्य जगहों पर उपकरण बनाने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर के सौदे का वादा किया था। प्रोफेसर बाबूद कहते हैं कि अपने वित्तीय भंडार, वेल्थ फंड और विशाल निवेश क्षमता के कारण खाड़ी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रंप घरेलू आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए धनी खाड़ी देशों के साथ संबंधों में लाभ देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2017 में 450 अरब डॉलर से अधिक के सौदे का दावा किया था और जिसमें 110 अरब डॉलर की सैन्य उपकरण की बिक्री भी शामिल है। वॉशिंगटन स्थित विश्लेषक हसन मनी मनहे का कहना है कि ट्रंप अपनी यात्राओं से हुए लाभ को दिखाना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि प्रमुख निवेश वादे, विशेषकर सैन्य समझौते जल्द से पूरे किए जाएं और आप देखते हैं कि इस तरह वह इन्हें अन्य देशों के साथ अपनी व्यापार नीतियों की सफलता के सबूत के रूप में दिखा सकते हैं। खाड़ी देशों की इतनी अहमियत क्यों है? सऊदी अरब ने अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ये आप देख लीजिए, ये आप देखिए हमारा प्यारा पृथ्वी है, इसमें हमारा प्यारा भारत, ये रूस, यूक्रेन, ये सऊदी अरब है। यहाँ आप जाएंगे तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट देखने को मिल जाएगा। तो फरवरी में रियाद में अमेरिका और रूस के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक में यूक्रेन में युद्ध खत्म होने पर चर्चा हुई। यह 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पहली बैठक थी। इसमें मॉस्को को अलग थलग करने की पश्चिमी कोशिशों के अंत का संकेत दिया। मार्च में सऊदी अरब ने यूक्रेन में युद्ध विराम पर चर्चा करने के लिए 3 अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मंडलों की मेजबानी की थी। जेद्रा में अमेरिका यूक्रेन वार्ता, फरवरी में ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलसिंकी के बीच ओवल ऑफिस में हुई तनावपूर्ण बैठक के बाद पहली वार्ता थी। और आप देखेंगे कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ही रूसी और यूक्रेनी युद्धबंदियों के आदान प्रदान के लिए समझौते पर पहुंचने में सफल रहे। प्रोफेसर बाबूद ने कहा कि खाड़ी देशों के बाद क्षेत्रीय वैश्विक संगठनों में उनकी भूमिका, उनकी वित्तीय शक्ति, उनके विशाल तेल गैस भंडार, ये आप देखते हैं कि कारण महत्वपूर्ण आर्थिक राजनीतिक प्रभाव हैं। और ये आप देखिए सऊदी अरब के साथ समझौते, व्हाइट हाउस ने सऊदी अरब के साथ हुए समझौते के बारे में कहा कि 5 क्षेत्रों में सहयोग और निवेश पर सहमति बनी। इसमें वायुसेना, स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास, एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम, समुद्री और तटीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण, सूचना संचार प्रणालियों का आधुनिकीकरण शामिल है। सऊदी अरब के साथ आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे में मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगी इजरायल नहीं गए हैं, लेकिन उनकी यात्रा में सबसे बड़ा कदम सीरिया से प्रतिबंध हटाने का है, जहां असद सरकार के तख्तापलट के बाद इस्लामिक स्टेट के पूर्व सहयोगी रहे अहमद अल सरा अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। और आप देखिए इन्हें आतंकवादी मानता था अमेरिका पहले, और आप देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का रवैया, तो कहते हैं स्वार्थी हैं इनका, जहां जो व्यवस्था होती है उससे जुड़ जाते हैं।
ये सऊदी अरब के साथ समझौता। सऊदी अरब ने अमेरिका में $600 अरब का निवेश करने की भी वादा किया, जबकि अमेरिकी टेक कंपनियों ने दोनों देशों में इस्तेमाल के लिए आधुनिक परिवर्तनकारी तकनीक के विकास के लिए $80 अरब के निवेश का वादा किया। समझौते के तहत इसके साथ ही अमेरिका $14.2 अरब के गैस टरबाइन एनर्जी सॉल्यूशन और $4.8 अरब के बोइंग 737-8 यात्री विमानों को निर्यात करेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता